नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अपने बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ, जहां खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। मलिहाबाद इलाके में जुमे की नमाज को लेकर माहौल जो है वो संवेदनशील बना हुआ है। कसमंडी क्षेत्र की एक जमीन पर हिंदू महासभा, पासी समाज और मुस्लिम पक्षों के बीच विवाद गहराता नजर आ रहा है। हिंदू महासभा ने यह आरोप लगाया है कि महाराज कंसा पासी किले की जमीन पर नमाज पढ़ने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं पासी समाज इस जमीन को कंसा पासी किला बता रहा है, जबकि शिया और सुन्नी मुस्लिम पक्ष भी इस जमीन पर अपने हक का दावा जता रहे हैं। एक ही जमीन पर 3 अलग अलग दावों के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। तो वहीं जुमे को देखते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है और हालात की गंभीरता को देखते हुए लगातार नजर भी रखी जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी राजधानी लखनऊ से, जहां जुमे की नमाज को लेकर मलिहाबाद में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि कंसा पानी किले की जमीन पर विवाद जो है वो गहराता नजर आ रहा है। 3 पक्षों ने जमीन पर दावा ठोका है। बता दें, नमाज रोकने की भी मांग तेज नजर आ रही है इस दौरान। तो राजधानी लखनऊ से जुड़ा ये मामला, जहां इलाके में इस वक्त पुलिस प्रशासन भी सतर्क कर दी गई है। आपको ये बता दें कि लखनऊ के मलिहाबाद में जुमे को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। कंसा पासी किले की जमीन पर विवाद काफी ज्यादा गहरा चुका है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मलिहाबाद इलाके में जुमे की नमाज को लेकर माहौल काफी संवेदनशील बना हुआ है। कसमंडी क्षेत्र की एक जमीन पर हिंदू महासभा, पासी समाज और मुस्लिम पक्षों के बीच जो है विवाद गहराता नजर आ रहा है। तो ये मामला अब तूल पकड़ चुका है। एक बार फिर आपको बता देते हैं, मलिहाबाद इलाके में जुमे की नमाज को लेकर माहौल संवेदनशील बना है। यहां पर 3 पक्षों में विवाद गहरा रहा है। कसमंडी क्षेत्र की एक जमीन पर हिंदू महासभा, पासी समाज और मुस्लिम पक्षों के बीच विवाद गहराता नजर आ रहा है। हिंदू महासभा ने आरोप लगाया है कि महाराज कंसा पासी किले की जमीन पर नमाज पढ़ने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं पासी समाज इस जमीन को कंसा पासी किला बताते भी नजर आ रहा है, जबकि शिया और सुन्नी मुस्लिम पक्ष भी इस जमीन पर अपने हक का दावा कर रहे हैं। तो ये 3 पक्ष जो कि एक जमीन को लेकर विवाद करते इस वक्त नजर आ रहे हैं। एक ही जमीन पर 3 अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अब आपको यह बता दें कि जुमे को देखते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है और हालात की गंभीरता को समझते हुए लगातार नजर भी रखी जा रही है। यह बड़ी जानकारी राजधानी लखनऊ से सामने आई है, जहां इस वक्त इलाके में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको ये बता दें कि मलिहाबाद का ये मामला है, जहां इलाके में जुमे की नमाज को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। 3 पक्ष जो हैं वो जमीन पर अपना दावा ठोकते नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। और चलिए अब बढ़ जाते हैं बिहार की ओर, जहां शराबबंदी कानून के बीच पटना से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। बता दें, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास और सचिवालय परिसर के पास महंगी शराब की खाली बोतल मिली है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां आपको बता दें पटना के वीवीआईपी इलाके में महंगी शराब की बोतल पाई गई है। शराबबंदी पर फिर एक बार से सवाल उठ रहे हैं। मामले की जांच में पुलिस भी जुटी हुई है। बता दें, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास और सचिवालय परिसर के पास महंगी शराब की खाली बोतल मिली है, जिससे हड़कंप मच गया है। बताएं तो ये भी जा रहा है कि कैबिनेट बैठक के दौरान वीवीआईपी इलाके में ये बोतल और एक बैग बरामद हुआ है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और बोतलों को हटाकर जांच शुरू कर दी गई है। विपक्ष ने इस मामले को लेकर बिहार की शराबबंदी नीति पर भी सवाल उठाना जो है वो शुरू कर दिया है। और उधर प्रशासन अब ये पता लगाने में जुटा हुआ है कि आखिर शराब की बोतल वीवीआईपी इलाके तक पहुंची कैसे। तो ये मामला काफी गहराता नजर आ रहा है। देखा जा रहा है किसने लाके रखा है यहाँ पे खाली मुख्यमंत्री का आवास है, पूर्व मुख्यमंत्री का आवास है। जांच की जा रही है, उसकी जांच करने के बाद बताई जाएगी। जांच करने के बाद बताई जाएगी, ठीक है। और वहीं पटना में मुख्यमंत्री आवास के पास शराब की खाली बोतल मिलने के मामले में अब राजनीतिक तूल जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे पर बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने वीवीआईपी इलाके में शराब की
बॉटल मिलने को लेकर ये कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले विकास भवन परिसर में भी शराब की खाली बोतल मिलने का मामला सामने आया था। शराबबंदी वाले बिहार में लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों पर अब विपक्ष बिहार सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। कहते रहे बात में कहीं न कहीं गड़बड़ लोग हैं, इसमें कार्रवाई की जाती है। आपको भी जानकारी होगा, जब से कानून बना है उस कानून के बाद समय नेता 2005 के बाद बिहार में बारबोर्ड संभाले, तब से लेकर जो अत्याचार अन्याय होता रहा उससे लड़ाई लड़ते रहे, संघर्ष करते हुए गलत किया। तो कहीं न कहीं आपको जानकारी कानूनी कार्रवाई की गई है। जहाँ तक शराब की मामला है, मैं जानता हूँ कि लोग गड़बड़ लोग अभी हैं जिस पर कार्रवाई की जाती है। आपको भी मालूम है बिहार के कई कोने में गाड़ियां पकड़ी गई, लोग पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, सजाएं होती है, उसके बाद भी गड़बड़ लोग हैं तो कार्रवाई की जाती है। जांच होगा, जांच के विषय निश्चित तौर पर जो भी होगा वो बचता नहीं मेरे सरकार में, आपको मालूम है। तो हम सब लोग आपस के लोग हैं, सब लोग इसमें अगर जगेंगे नहीं तो नुकसान निश्चित तौर पर हम सबका होगा। सरकार चाहती है कानून बनाई, तगड़ा कानून बना, जेल जाते हैं लोग, गाड़ियां पकड़ जाती है, गाड़ी सड़ती रहती है, उसके बावजूद गलत करता है, कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई की जाएगी। और देखिए अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां के दुर्ग जिले से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आर्यनगर वार्ड नंबर 13 में एक ही परिवार के 4 सदस्य मृत पाए गए हैं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जबकि उनके 2 मासूम बच्चे बेड पर मृत पाए गए हैं। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में घटना की हर पहलू की गहन जांच भी जारी है, लेकिन ये बेहद हैरान कर देने वाला मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से सामने आया है। मोहन नगर थाना क्षेत्र के आर्यनगर में 4 लोगों को डेड बॉडी सूचना मिलने पर पुलिस टीम यहाँ आई हुई है, जांच की जा रही है, जिसमें 2 लोग पति पत्नी हैंगिंग किए हैं और उसके 2 बच्चे की डेड बॉडी मिली हुई लेटे हुए। एफएसएल की टीम आकर के इसमें प्रारंभिक तौर पर जांच कर रही है और पीएम रिपोर्ट पर और स्पष्ट हो पाएगा। इसका सुसाइडल नोट मिला है जिसको जांच में रखे हैं, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और वहीं कोलकाता में जमीन घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर बड़ा शिकंजा कस दिया है। ईडी ने सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार से जुड़े जमीन घोटाला मामले में कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। पार्क स्ट्रीट, बालीगंज, भवानीपुर समेत 8 से 10 लोकेशन ऐसे हैं जहां पर ईडी की टीमें केंद्रीय बलों के साथ कार्रवाई कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान काले धन, अवैध लेन देन और कई प्रभावशाली लोगों तक पैसे पहुंचने के सुराग भी पाए गए हैं। ईडी को शक है कि घोटाले का पैसा अलग अलग कंपनियों और कारोबारों में निवेश कर सफेद किया गया है। फिलहाल मामले में गिरफ्तार सोनू पप्पू और पुलिस अधिकारी से जुड़े कई ठिकाने अब जांच एजेंसी के रडार पर हैं। शुक्रवार सुबह ईडी ने जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार से रिलेटेड हर एक जगह, हर एक घनिष्ठ आत्मीयों से हत्याओं के हर एक घर में छापेमारी की है। एक्शन मोड में फिर से एक बार ईडी ने, मैं मेरे कैमरा पर्सन को दिखाने कहूंगी, मैं उनके घनिष्ठ आत्मीयों अतुल कठारिया जिसके घर भवानीपुर में स्थित है, वहां पर मैं खड़ी हूँ। वहां के ये जो घर है, यहाँ पर हर एक जगह पर उनके छापेमारी चल रहा है। पूरी तरह के यहाँ के जो घर है, यहाँ पर ईडी अधिकारी उपस्थित है, यहाँ पर छापेमारी चल रहा है। सिर्फ यहाँ नहीं, पार्क स्ट्रीट, भवानीपुर, बालीगंज समेत 8 से 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। भवानीपुर में प्रमोटर अतुल कठारिया के घर और जो ये घर है, जो रॉय स्ट्रीट स्थित एक कैफे पर भी ईडी की रेड चल रहा है। आपको बता दें कि 18 मई को सोना पप्पू और विश्वजीत पोद्दार को गिरफ्तार कर लिया गया था। लगातार 10 घंटे उनको पूछताछ की गई थी और पूछताछ में बहुत सारी असंगति दिखी गई थी। उनकी पूछताछ में बहुत सारे जो बात उनसे पूछताछ की गई थी, कोई भी संगति नहीं मिल रही थी, कोई जवाब की आंसर सही तरीके से वो नहीं दे गई थी। तो इसीलिए उनको 10 घंटे की जांच पड़ताल के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 3 महीने वो फरार थे, फरवरी से वो फरार थे, पर
खुद ही 3 महीने के बाद वो ईडी दफ्तर गए और 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी अधिकारी उनको गिरफ्तार कर लिए गए। और आज 22 मई को उनके हर एक घर में, उनके हर एक परिचित के घर में छापेमारी की जा रही है। और सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि सोना पप्पू के जो पूछताछ में, जो गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ की गई है, अवैध लेन देन में और काले धन की कंपनियों के जरिए सफेद करने के सुराग उठे जा रहे हैं। और जांच में कई प्रभावशाली लोगों के नाम भी उठे आ रहे हैं, कारोबारी के नाम उठे जा रहे हैं। और इसी विषय को लेकर आज छापेमारी की जा रही है कि इस विषय को तथ्य में किस किस विषय कौन कौन इससे जुड़े हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो कलकत्ता के डीसीपी थे शांतनु सिन्हा बिस्वास, उनके घर पर भी छापेमारी की जा रही है। और मुर्शिदाबाद की जो कांदी है वहां पर भी छापेमारी की जा रही है। मतलब एक्शन मोड में शुक्रवार की सुबह से ईडी फिर से एक बार आ गई है। अब इस एक्शन मोड में आने के बाद, हर एक छापेमारी के बाद क्या क्या तथ्य, क्या क्या इंफॉर्मेशन आते हैं, उठकर आते हैं, अब यही सवाल खड़े होते हैं। अब इस तथ्य के बाद फिर से एक बार जब कोर्ट में उनको हाजिरा देना पड़ेगा, जब उनको पेश किया जाएगा, तब ईडी अधिकारी क्या क्या इंफॉर्मेशन पेश करते हैं, अब उनकी तरफ ही हमारे नजर रहेगा। कैमरा में पार्थ सारथीदास के साथ मैं सहेली, कोलकाता। और देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बकरीद पर शुभेंदु सरकार का फैसला बरकरार रहने वाला है। सरकार के आदेश के खिलाफ अर्जी जो है वो खारिज कर दी गई है। गाय की कुर्बानी अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। हाईकोर्ट ने ये साफ टिप्पणी की है कि गाय की कुर्बानी अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। तो शुभेंदु सरकार ने जो फैसला लिया है वो बरकरार रहेगा। सरकार के आदेश के खिलाफ अर्जी जो दी गई थी उसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर गाय भैंस की कुर्बानी नहीं होगी। शुभेंदु सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा है और साफ कहा है हाईकोर्ट ने कि गाय की कुर्बानी अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। और देखिए पश्चिम बंगाल में गाय की कुर्बानी को लेकर दिया गया बयान अब सियासी विवाद का रूप लेता नजर आ रहा है। हुमायूं कबीर के बयान पर राज्य सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। अग्निमित्रा पॉल ने यह कहा कि अगर हुमायूं कबीर सरकार के फैसले को नहीं मानते तो उन्हें पश्चिम बंगाल छोड़कर चले जाना चाहिए। उन्होंने यहां तक ये भी कह दिया कि वे ऐसे प्रदेश या देश में चले जाए जहां उनके मुताबिक नियम बनाए जाते हों। वहीं गाय की कुर्बानी को लेकर हो रही बयानबाजी के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो काफी तेज हो गया है। It's a rule that we have in Bengal, 1950s rule, and that rule is there in Bengal. So you can't really, say that why it's not happening in any other state, because this rule is not there, and this had been there for years. It's 1950s rule, and the previous governments didn't apply it because they had to play vote bank politics. So the rule is that till 14 years, no cow or of that family can be slaughtered, and after 14 years, you have to give a certificate that the cow is sick or the cow is not being able to perform the responsibility that the cow has been supposed to do. The certificate has to be given, and if we see that the person who has given the certificate has wrongfully done it, that person will also be punished. और अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां दिल्ली सरकार ने बकरीद से पहले अहम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार में विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने यह जानकारी दी है कि राजधानी में गाय, बछड़े, गौवंश और ऊंट की कुर्बानी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। अब आपको ये बता दें कि सरकार ने यह साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। प्रशासन को त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल आपको ये बता दें कि बकरीद के मद्देनजर दिल्ली सरकार के इस फैसले की हर ओर चर्चा होती नजर आ रही है। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर
कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ मार्केट में जानवरों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त करना, सड़कों में गलियों में मार्केट लगा के पशुओं को बेचना, खरीदना, यह भी पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसकी अनुमति नहीं है। और इसके साथ साथ कुर्बानी के बाद नाली में या सीवर में या सड़क में खून को बहाना, वेस्ट को सीवर या नाली में डालना, यह भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कुर्बानी केवल वैध स्थलों पर, निर्धारित स्थलों पर ही की जाए और खरीद फरोख्त भी केवल वैध तरीके से वैध स्थानों पर जहां पर अनुमति है वहीं की जाए। इन गाइडलाइंस का कोई भी उल्लंघन करते हुए अगर आप पाते हैं तो आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं, दिल्ली सरकार के विकास विभाग को भी सूचित कर सकते हैं। और देखिए, बकरीद से पहले गाय की कुर्बानी को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं और नेताओं के बयान भी जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। लखनऊ के शिया धर्म गुरु सैफ अब्बास ने भी गाय की कुर्बानी को गलत बताया है। उन्होंने ये कहा है कि कानून और सामाजिक सौहार्द का सम्मान करना हर नागरिक की कर्तव्य और जिम्मेदारी है। धर्मगुरु ने लोगों से शांति और भाईचारे के साथ बकरीद मनाने की अपील भी की है। बकरीद से पहले आए इस बयान को सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। गाय की तरफ तो हमें नजर भी उठा के नहीं देखना चाहिए, चूंकि मेरे मुल्क के जो बरादर हैं, हिंदू भाई हैं, वो उसकी पूजा करते हैं, वो उसको माता करते हैं, लिहाजा इस्लाम बिल्कुल परमिशन नहीं देता। खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का डूंगरपुर दौरा चर्चा में बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि सुबह की सैर के दौरान सीएम भजन लाल शर्मा आम लोगों के बीच पहुंचे और उनसे मुलाकात कर हालचाल भी जाना है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय नागरिकों से बातचीत कर उनकी समस्याएं तक सुनी और सुझाव भी जाने। सीएम को अपने बीच पाकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। तो वहीं सीएम के जनसंपर्क के इस अंदाज को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज बनी हुई है। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। और सबसे बड़ी खूबी कि ये आम जनता के बीच पहुंचे हैं, उनकी समस्याओं को सुना है, सुझाव भी जाना है। और आपको ये भी बता दें कि आम जनता ने उनको अपने बीच पाकर वो खुशी भी जाहिर की है कि जब उनकी समस्याएं कोई मुख्यमंत्री सुनता है तो ये समझ में आता है कि उनकी समस्याओं का समाधान जरूर निकलेगा। और वहीं मकराना में पंचायत समिति के विकास अधिकारी दीपक चौधरी पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए सरपंच संघ ने विरोध प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अधिकारी को तत्काल निलंबित करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। सरपंच संघ का यह आरोप है कि मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और विभिन्न विकास कार्यों में भुगतान व बजट आवंटन को लेकर गड़बड़ियां की गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 5 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो पंचायत समिति कार्यालय पर ताला लगाया जाएगा। तो वहीं विकास अधिकारी ने आरोप को जांच का विषय भी बताया है। पंचायत समिति पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। 5 साल से सरपंचों और जब से प्रशासक हम लोगों को बनाया गया है उस समय से यहाँ के राजनेताओं और अधिकारियों के द्वारा सरपंचों को हमेशा 2 गुटों में जातिवाद में बांटकर आपस में लड़ाया गया और सबसे 5 सालों में जबरदस्त कमीशन वसूला गया। अब सारे सरपंच परेशान होकर एक जाजम पर है, कोई जातिवाद नहीं। 36 कौम के जो 39 सरपंच है वो एकजुट होकर आज यहाँ के मकराना पंचायत समिति के समस्त प्रशासन और स्टाफ के विरुद्ध में यहाँ पर ज्ञापन दिया है। कमीशन के बिना यहाँ एक कोई पेन भी नहीं चलाने वाला है। और इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ 5 दिन का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है। मुख्यमंत्री और पंचायत राज मंत्री, कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है आज। अगर 5 दिनों में इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो 27 तारीख यानी बुधवार को हम सब लोग सारे 39 सरपंच, 39 ग्राम पंचायतों के ताला लगाएंगे और उसके बाद में पंचायत समिति और नरेगा दोनों ऑफिसों के ताला लगाकर यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जैसी स्थिति थी।
उन्होंने आरोप भी लगाया कि उस दौर में गरीबों की जमीनों पर कब्जे होते थे और योजनाओं का लाभ भी भेदभाव के आधार पर मिलता था। सीएम ने कहा है कि बेटियां और व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस करते थे और शाम होते ही लोग घरों में कैद हो जाते थे। योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया है कि अब प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नई पहचान बन चुके हैं। वहीं सीएम योगी के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर कानून व्यवस्था और विकास को लेकर बहस तेज हो गई है। बहनों और भाइयों, क्या हाल थे 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, हर जिले में एक माफिया, पर्व के पहले उपद्रव, गरीबों की जमीनों पर कब्जा, किसी भी गरीब को शासन की योजना का लाभ नहीं मिलता था, चेहरा देख करके योजनाएं बांटी जाती थी। नौजवान को नौकरी नहीं, अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ नहीं, न बेटी सुरक्षित न व्यापारी सुरक्षित। शाम को 6 बजने के पहले पहले बेटी को घर के अंदर छुपना पड़ता था और व्यापारी को अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करना होता था। उस अराजकतापूर्ण माहौल से उत्तर प्रदेश को निकालना आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को आपको मिलेगा। यह है नई यूपी की पहचान। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।